झूमा, सुमी, जरा तेज चलो ना। पिताजी सुबह सुबह बाजार से सामान लाए हैं, अब जाकर खाना बनाना है। मैं तो बाबूजी से कहूंगी कि मेरे लिए एक छतरी ला दें, वरना इस धूप में मेरा सुंदर चेहरा काला हो जाएगा। अरे धूप ही तो पड़ी है, आग तो नहीं लगी। तुम्हें तो हर बात में नखरा करना है। तुम बस मुंह चलाना जानती हो, मेरे जैसी सुंदर बनने की काबिलियत नहीं है, इसलिए जलती हो मुझसे। इतनी सुंदर बनकर क्या कर लोगी? क्या लोग तुम्हारा रूप देखकर पैसे देंगे? तुम्हारा यही घमंड एक दिन तुम्हें मुसीबत में डालेगा। अरे बस करो तुम दोनों, बेवजह झगड़ने लगी। झगड़ा तो इसने ही शुरू किया था। चलो अब चुप हो जाओ। अरे जरा देखो, तालाब किनारे सुबह सुबह कौन बैठा है? कोई गांव की ही होगी। चलो ना, पास जाकर देखते हैं। तुम लोग जाओ, मैं यही पेड़ की छांव में खड़ी रहती हूँ। ठीक है, तुम लोग यही रहो, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ तुम ही देखो, हम यही हैं। अरे माँ, तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हारे कपड़े धो दे? तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। क्या करूं बेटी, बुढ़ापे में बेटा बहू ने घर से निकाल दिया। थोड़े से बर्तन भांडे देकर कह दिया, अब जहां मन हो वहीं रहो। अब अपने कपड़े तो खुद ही धोने पड़ेंगे। अरे दया आती है तुम्हारी हालत देखकर। माँ, तुम बैठो पेड़ की छांव में, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। रहने दे बेटी, ठंड लग जाएगी तुझे, मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी रोज तू मदद के लिए नहीं आएगी। रोज ना सही, आज तो कर सकती हूँ ना। अब और बहस मत करो, बैठो आराम से। अब तू इतनी विनती कर रही है तो ठीक है, मैं थोड़ा बैठ लेती हूँ। देख सुमी, तेरी दीदी अब कपड़े धोने बैठ गई। हाँ रे, बड़ी दयालु बनती है। अगर किसी अमीर के घर काम करती तो कुछ बख्शीश मिलती भी। इस बूढ़ी की मदद करके क्या मिलेगा? रहने दे, चल हम घर चलते हैं। हाँ चलो झूमा दीदी। सुमी, हम जा रहे हैं, तू बाद में आना। बेटी, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम रमेश है, वो किसान है। वो जो पूरब की तरफ घर है ना, वही हमारा है। जब भी जरूरत हो वहाँ आ जाना। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ बेटी, चलना फिरना भी मुश्किल है। तुम्हारी माँ को जानती थी, बहुत भली औरत थी। ये लीजिए माँ, आपके कपड़े धुल गए। अब मुझे घर लौटना होगा, खाना बनाना बाकी है। बाबा, अब उठिए ना, बहुत दोपहर हो गई, अब खा लीजिए। अरे अभी तो बाजार से लौट कर आया हूँ और तूने सब काम भी कर लिया। हाँ बाबा, झूमा सुमी कहाँ है? उन्हें बुला लो, सब साथ बैठकर खाएंगे। अरे बाप रे, ये तुझे खांसी कैसे लग गई फिर से? तालाब पर एक बूढ़ी माँ कपड़े धो रही थी, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था, तो मैंने उनके कपड़े धो दिए। शायद ठंड लग गई होगी। ओहो, अभी कुछ दिन पहले ही तेरा बुखार गया था, अब फिर से बीमार पड़ जाएगी। घर में खाने के लाले पड़े हैं, अगर तू बीमार हुई तो दवा के पैसे कहाँ से लाऊंगा? जो दूसरों की मदद करता है उसे कभी नुकसान नहीं होता बाबा। अगर किसी की भलाई करते करते मेरी जान भी चली जाए। हाँ,
तू अकेली ही सारा काम कर रही है। ये झूमा और सुमी कहाँ गई? झूमा तो घर पर है और सुमी शायद थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, आती ही होगी। आप खाना शुरू कीजिए। अरे दिन भर सजना संवरना, घूमना फिरना, कभी अपनी बड़ी बहन की मदद नहीं करती हैं? अरे बाबा, मैं तो अपने रूप पर ही फिदा हूँ। मैं कोई काम नहीं करूँगी। बहुत जल्द कोई राजकुमार मुझसे शादी करेगा, फिर तो मेरे तन पर बस गहने ही गहने होंगे। और मैं क्या कम सुंदर हूँ? अगर तुम राजकुमार की दुल्हन बनोगी तो मैं भी किसी राजकुमार से ही ब्याह करूँगी। अरे बस करो तुम दोनों, बातें ऐसी करती हो जैसे चांद पर चली जाओगी। अब खाना खाओ, कुछ काम भी कर लिया करो। रूमा अकेली ही सब कुछ संभालती रहती है। रहने दीजिए बाबा, इन्हें कुछ मत कहिए। मेरी इतनी सुंदर बहनों का तो सचमुच राजकुमारों से ही विवाह होगा। अरे तू भी इन्हें सर पर चढ़ा रखी है। अगर तेरी माँ आज जिंदा होती तो ये दोनों इतनी बिगड़ी ना होती। अब जल्दी से सब लोग खाना वाना खाओ। महाराज महाराज महाराज, आपने हमें बुलाया महाराज। हाँ मंत्री जी, अरे बात यह है कि अब हमारी उम्र ज्यादा हो गई है और सेहत भी बिगड़ती जा रही है। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए मुझे अब कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। क्या आपकी तबीयत बहुत खराब है महाराज? मैं राजवैद्य को बुलवाता हूँ ना, आप चिंता मत करिए। हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे भाई इलाज विलाज तो चलता रहेगा, पर हमारी चिंता हमारी सेहत नहीं, हमारा राज्य और हमारा राज्य और हमारा उत्तराधिकारी है। अरे तो चिंता क्यों करते हैं महाराज, हमारे पास राजकुमार तो हैं ही। हाँ, पर अब राजकुमार के विवाह का समय आ गया है। उसके लिए एक योग्य पत्नी ढूंढनी होगी, ऐसी जो दयालु और सच्ची हो, जो मेरे पुत्र और इस राज्य दोनों की रक्षा कर सके। तो आदेश दीजिए महाराज, मैं ऐसी राजकन्या की तलाश शुरू करवाता हूँ। राजकन्या होना जरूरी नहीं मंत्री जी, पर वो सच्ची और दयालु अवश्य होनी चाहिए। आज ही पूरे राज्य में ऐलान कर दो, राजकुमार के लिए योग्य कन्या की खोज शुरू की जा रही है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी ही प्रजा को ये समाचार पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ। आप तो निश्चिंत रहिए। अरे रमेश, ओ रमेश, घर में हो क्या? तुम्हारा तो भाग्य खुलने वाला है रे। अरे बूढ़ी माँ, तुम इतनी तकलीफ उठाकर हमारे घर क्यों आई? तुमने तो कहा था कि अब चलना फिरना मुश्किल है। मुझे खबर भेज देती, मैं ही चली आती तुम्हारे घर। अरे रूमा, अरे पहले तो ये सुन ले कि मेरा भाग्य खुलने वाला कैसे है। बड़ी जल्दी में आई हो, अब बताओ क्या बात है। आज राजा के लोग नगाड़ा बजाकर पूरे गांव में खबर सुना रहे थे। वो बात शायद अभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। अब ये घुमा फिराकर बात मत करो बूढ़ी माँ, सीधी बात बताओ। इसकी बात का बुरा मत मानना बुआ, माँ के बिना पली है, ठीक से समझ नहीं पाया, ये मेरी ही कमी है। मैंने बुरा नहीं माना बेटा, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी औरत थी। अब सुनो, हमारे राजा अपने राजकुमार के लिए योग्य कन्या की तलाश कर रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या भला? राजकुमार तो किसी राजकन्या से ही शादी करेगा। हमारे जैसे गरीब घर की बेटियों को कौन राजपुत्र बहू बनाएगा? तुम्हें हमारे राजा के बारे में कुछ पता ही नहीं।
वो बहुत नेक इंसान है और तुम्हारे घर में तो 3-3 सुंदर बेटियां हैं। देखा ना बाबा, मैंने कहा था एक दिन मेरा ही ब्याह राजकुमार से होगा और मैं बनूंगी रानी। अरे, राजा ने क्या आकर कहा है कि उसकी बहू तू ही बनेगी? हो सकता है राजकुमार को मैं ही पसंद आ जाऊं। छोटा मुंह बड़ी बात मत कर सुमा। मेरे जैसी रूपवती को छोड़कर राजकुमार तुझे कभी नहीं चुनेगा। अरे बूढ़ी माँ, अब तो मुश्किल हो गई। राजकुमार तो एक ही से शादी करेगा और मेरी बेटियां 3 हैं। बताओ किसे भेजूं राजमहल में? अरे रमेश, राजकुमार किसी को यूं ही नहीं चुनेगा। एक परीक्षा होगी, जो उस परीक्षा में विजयी होगा वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। हमारे राजा अच्छे हैं, वो जो भी करेंगे राज्य के भले के लिए करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। दीदी, तुझे क्या लगता है राजा कैसी परीक्षा लेंगे? अरे, और कैसी परीक्षा? जरूर सौंदर्य की परीक्षा होगी और उसमें तो मैं ही जीतूंगी। लेकिन सौंदर्य की परीक्षा ली कैसे जाती है? तू समझती क्यों नहीं? जो सबसे सुंदर होगी वही बनेगी राजकुमार की पत्नी। और इन 5 गांवों में मुझसे ज्यादा सुंदर कौन है, बोल? लेकिन मुझे लगता है परीक्षा कठिन होगी, शायद मेहनत या काम की परीक्षा। अगर ऐसा हुआ तो रूमा दीदी ही जीत जाएगी। तूने भी नाम लिया रूमा दीदी का, वो भला राजकुमार की दुल्हन बनेगी। अब ज्यादा सोच मत, सो जा। पापा, अब तक सोए नहीं, ऐसे टहल क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है? अरे नहीं रे माँ, बस तुम ही सबको लेकर सोच रहा था। तुम तीनों मेरी बेटियां हो, समझ नहीं पा रहा कि किसे राजकुमार के हाथों सौंपूं। मैं भी यही सोच रही थी बाबा। झूमा और सूमा बच्चों जैसी बातें करती हैं, कुछ भी हो सकता है। अरे पर मैं तो चाहता हूँ कि तू ही राजमहल में बहू बनकर जाए। बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी बहनें खुश रहें। देख बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद से तूने ही घर को संभाला है। अगर अब तेरी किस्मत खुल जाए तो थोड़ी सुख मिले तो क्या बुरा है, अच्छा ही होगा। मैं तेरे लिए कुछ कर तो नहीं पाया। बाबा, मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। राजमहल जाकर सुख ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ, अब कौन जाने राजा कैसी परीक्षा ले। जब परीक्षा होगी तब पता चल जाएगा। अभी सोचने से क्या होगा। चलो अब सो जाओ। हाँ, तो मंत्री जी, हमने जो काम आपको सौंपा था वो ठीक से हुआ है ना? महाराज महाराज महाराज, जैसी आपकी इच्छा वैसा हुआ काम। पूरे राज्य में खबर पहुंचा दी है। अब बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हमें अपने राज्य के लिए योग्य रानी मिल जाएगी। हाँ, राजकुमार से भी इस बारे में बात करनी है। उसे अभी कुछ बताया नहीं गया है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय से वो असहमत नहीं होगा। हाँ, बात तो सही है आपकी। विश्वास मुझे भी ऐसा ही है महाराज। अब मैं राजकुमार को बुलवाता हूँ। पिताजी, आपने मुझे तुरंत बुलाया। सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, अब शरीर पहले जैसा कहाँ रहा बेटा। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है,
वैसे ही बुढ़ापा शरीर को कमजोर कर देता है। इसीलिए तुम्हारे और राज्य के भविष्य के बारे में कुछ निर्णय ले रहे हैं। पिताजी, आपके जैसा अच्छा राजा हमारे लिए ही नहीं, पूरे राज्य के लिए वरदान है। पर मैं हमेशा नहीं रहूंगा पुत्र, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम्हें अब शासन की जिम्मेदारी दूं और तुम्हारे विवाह के लिए कन्या की तलाश शुरू हो चुकी है। आप मेरे पिता हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे वही मेरे लिए उचित होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। हाँ, तो सब तय रहा। अब बस योग्य कन्या का चयन बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएगा। तुम मेरे साथ रहना पुत्र। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महाराज, राज्य की सबसे सुंदर और गुणी कन्याएं उपस्थित हैं। यदि आप आदेश दें तो परीक्षा प्रारंभ की जाए। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जी महाराज। तो फिर ठीक है, अब बुलवाइए उन्हें, बुलवाइए। महाराज, मैं इस राज्य का गरीब किसान हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों सुंदर हैं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी न केवल सुंदर है बल्कि गुणी भी है। रूप तो बाहरी चीज है, असली चीज है गुण। अच्छे व्यक्ति को सौंदर्य से नहीं, उसके स्वभाव से पहचाना जाता है। क्या तुम्हारी बेटियां परीक्षा देने को तैयार हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल महाराज। अच्छा, तो एक एक करके आगे बढ़ो। राजकुमार के हाथ से प्रत्येक एक बीज ले लो। इन बीजों को गमले में लगाओ। जिसके बीज से पौधा उगेगा वही इस राज्य की भावी रानी बनेंगी। अब तुम सब जा सकती हो, जाओ। पिताजी, आप हमेशा दीदी के पक्ष में क्यों बोलते हो? हम भी आपकी बेटियां हैं, कभी हमारी प्रशंसा ही नहीं करते। हाँ, देख, तेरी दीदी तो तुम लोगों जैसी आलसी नहीं है। उसके रूप और गुण सबसे ऊपर हैं। अरे, हम कम तो नहीं हैं? रूप में, समझी सुमी? उसी रूप की वजह से तू और दीदी मेरे से कम पड़ गई हो। कौन कम पड़ा है वो तो इस बीज लगाने के बाद ही पता चलेगा। तब तेरा अहंकार भी नहीं रहेगा। तुम लोग ज्यादा मत सोचो बहनों, मैं इस प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। तुम दोनों में से जो भी राजकुमार की दुल्हन बनेगी, मैं उसकी खुशी चाहूंगी। तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी इच्छा है। अरे, तू उनकी बातों को कान में मत डालना रूमा। देखना, तू ही इस परीक्षा में विजयी होगी। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मैं तो तुम्हें छोड़कर, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा दीदी, तुमने तो कहा था कि तुम ये बीज नहीं लगाओगी, परीक्षा में नहीं जाओगी, फिर अब क्यों बीज लगा रही हो? क्या करूं, पापा का आदेश है, मैं उन्हें ना नहीं कर सकती। पर तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है तुम दोनों ही राजकुमार के लायक हो। सुमी, क्या तू डर रही है? दीदी जीत जाएगी, इतना मत डर, जीत मेरी होगी। अपनी सुंदरता दिखाने से पहले जरा सोच लो, हम दोनों बहनें भी तुमसे कम सुंदर नहीं। आज राजकुमार को देखा क्या? क्या तुझे लगता है कि उस खूबसूरत आदमी के पास तेरा ये बंदर जैसा चेहरा ही जाएगा? बंदर चेहरा किसे कह रही है? अगर तू पूरे शरीर को सोने की परत में लपेट देना
तब भी बंदर का चेहरा चांद जैसा नहीं बन जाएगा। मैंने तो बीज लगाकर काम खत्म कर लिया। अब तुम लोग भी बीज बोलो और फिर घर आकर आराम करना। ये कैसे हुआ? एक भी बीज से अंकुर नहीं निकला। तो क्या हम में से कोई भी राजकुमार की पत्नी नहीं बन सकेगी? अरे, बीज से एक भी अंकुर नहीं उठा। तुम लोग क्या कर रहे थे? पर ऐसा क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम हमेशा एक दूसरे से झगड़ती रहोगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुमने कल ही बीज लगाया है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य तो रखो। देखो दीदी, झूमा सिर्फ अपने रूप का ढिंढोरा पीटती रहती है और तुम सिर्फ सोने के गहनों की लालची हो। पर मैं सोच रही हूँ, क्या राजा हमें मूर्ख बना रहा है? क्या सिर्फ एक बीज से अंकुर निकलना ना निकलना देखकर किसी की योग्यता तय की जाएगी? इसमें जरूर कोई चाल है, नहीं तो इतनी आसान परीक्षा क्यों देंगे? तुम लोग ऐसे ही सोचते रहो। घर में काम है, मैं उसे संभालती हूँ। दीदी और सुमा दोनों सो रहे हैं। मुझे अब जाकर काम पूरा करना होगा। चाहे जो हो, मुझे इस परीक्षा में विजयी होना है। इतनी रात में झुमा दीदी कहाँ जा रही है? देखना ही होगा। मैं भी चुपके से उसके पीछे जाऊंगी। जरूर कोई चालाकी करने वाली है। अरे वाह, तो यही है वो चालाकी। तुम रात में बाहर जाकर ऐसा करोगी? बढ़िया है, अब मेरी राजकुमार से शादी कोई नहीं रोक पाएगा। वो कितना सुंदर है, मैं सोचकर ही पागल हो रही हूँ। जो मन चाहे कर लो दीदी, तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मैं तेरा ऐसा हाल करूँगी, संभल जा। किसी को कुछ पता चले उससे पहले मुझे जाकर सोना होगा। अब देखो दीदी, चोर पर बटबारी कैसे होती है। सारा दिन अपने रूप का जो गुणगान करती हो ना, सब बंद हो जाएगा। कहाँ गई थी तू? शौचालय गई थी दीदी। तुम दोनों इतनी बातें छोड़ो, सोने भी जाओ, थोड़ी शांति रखो। हमेशा बस एक दूसरे के पीछे लगने के बारे में ही सोचती हो। अब और बातें मत करो, चलो जल्दी सो जाओ। मैं राज्य की रानी बनूंगी, क्या ये 4 बातें हैं? ये बातें सिर में घूमती रहती हैं, इसलिए नींद नहीं आती। सो जा दीदी। कल जब तू देखेगी कि तेरे गमले में पौधा नहीं है तो तेरा धैर्य टूट जाएगा। अब जितना सो सके सो ले, बाद में तेरा सारा सोना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। हे रूमा, अरे झुम्मा, ए सुमा, आओ 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 आओ, आओ देखो देखो, टब में पौधा उगाया है। देखो देखो। वाह, ये तो सुमा का गमला है। देखो, सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि फूल भी खिल गया है। मैंने कहा था कि इनमें से कोई ना कोई इस परीक्षा में विजयी होगा। ये कैसे हुआ? मेरे गमले में तो पौधा ही नहीं।
और तुम्हारा पौधा कैसे उग गया? जरूर ये सुमा की कोई चाल है। मैंने बीज लगाया था, पौधा तो निकलेगा ही, इसमें कोई चाल की क्या बात है? होना तो मेरे गमले में चाहिए था। होना था, लेकिन हुआ नहीं। और तुम्हारे टब में जो पौधा था वो किसी ने हटाया, ये तुम्हें कैसे मालूम? हाँ, सचमुच रूमा, ध्यान से देखो, तेरे टब में जिस तरह से बीज रखे थे वैसे ही रखे हुए हैं, पर झुम्मा के टब में लगता है वहाँ पहले एक पौधा था, किसी ने उसे उखाड़ दिया है। बोलने से क्या होता है? क्या तुम ज्योतिषी हो? ये कैसे जान लिया? अब बात मत बढ़ाओ। चलिए पिताजी, सुमा के बीज से जो पौधा निकला है उसे राजा साहब को दिखाना होगा। मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं राजा साहब के पास न्याय के लिए जाऊंगी। हाँ, तो बताओ, तुम्हारे बीजों में से किसके बीज से पौधा उगा? महाराज, मेरे बीज से पौधा उगा था, लेकिन किसी ने उसे ऊपर से गिरा दिया। मैं इस अन्याय का न्याय चाहती हूँ। छुमा दीदी, झूठ मत बोलो, तुम्हारे गमले में तो कोई पौधा उगा ही नहीं था। तुम बगीचे से पौधा निकालकर अपने गमले में लगा आई थी। क्या तुम सोचती हो कि मुझे पता नहीं चलेगा? बिल्कुल झूठ बोल रही है महाराज, इस पर विश्वास मत कीजिए। सच तो ये है कि इसने ही मेरा पौधा फेंक दिया। बस सोने गहनों के लालच में मुझसे दुश्मनी करने लगी है। तुम दोनों झूठी हो और न्याय चाहती हो। न्याय तो अवश्य होगा। रूमी, तुम्हारे गमले में क्या बीज से पौधा नहीं होगा? नहीं राजकुमार, मेरे बीज से तो कोई अंकुर ही नहीं निकला। महाराज, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बड़ी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो। वो इस राज्य की राजकुमारी बनने के योग्य है, पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। चिंता मत करो रमेश, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। लेकिन महाराज, हमने तो कोई धोखा नहीं दिया महाराज। अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। क्या तुम्हें पता है राजा से धोखा करने की सजा क्या होती है? फिर से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने तो तुम सबको खराब बीज दिए थे, तो खराब बीज से पौधे कैसे उग सकते हैं? तुम अपने अहंकार और लालच में अंधी हो गई हो। ये भूल गई कि मैं तुम लोगों की ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था, पौधे उगने की नहीं। और रूमी ही वो सच्ची और विनम्र कन्या है जिसे ना रूप का घमंड है ना संपत्ति का लोभ। वही मेरी पत्नी और इस राज्य की रानी बनने के योग्य है। लेकिन महाराज, मैं ये विवाह नहीं कर सकती। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई, तब से मैं ही पिता और छोटी बहनों की देखभाल करती आई हूँ। अगर मैं भी चली जाऊँ तो उनकी देखभाल कौन करेगा? अपने पिता की चिंता मत करो, मैं उनके लिए लोगों को भेज दूंगा जो उनकी पूरी देखभाल करेंगे। हाँ, बेटी, अब मेरी चिंता मत कर। तेरी माँ के जाने के बाद तूने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अब अपने बारे में सोच ले। हाथ की लक्ष्मी को कोई ठुकराता नहीं है। और अब इन दो लालची और घमंडी बेटियों को क्या सजा दी जाए, यही सोच रहा हूँ। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। राजा से धोखा करने की सजा तो इन्हें मिलेगी। ये दोनों अभी छोटी हैं, समझ नहीं पाई, गलती हो गई। लेकिन आप तो दयालु हैं महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। क्या तुम सब अपनी गलती समझ गई कि इंसान की असली सुंदरता उसके सदाचार और सच्चाई में होती है? पिताजी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब इन्हें समझ में आ गया है कि
ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब जब तुम अपनी गलती मान ही चुकी हो तो सजा की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें क्षमा करते हैं, पर दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत मत करना। हाँ महाराज, अब कभी घमंड नहीं करूंगी। समझ गई हूँ कि अहंकार ही हमारे पतन का कारण है, और मैंने भी अपनी गलती समझ ली है। मेरा लोभ ही मेरा पाप था। रूमा दीदी के पास ना कभी घमंड था न लोभ। अब से हम भी रूमा दीदी की तरह सच्ची और अच्छी बेटियां बनेंगी। और रमेश बाबू, आप खड़े क्यों हैं? अरे आप आइए, अपने योग्य कन्या का हाथ मेरे पुत्र को सौंप दीजिए। हम चाहते हैं कि इनका विवाह धूमधाम से हो और मैं कुछ दिन और चैन से जी सकूं। बेटे, मेरी बेटी का ध्यान रखना।